अभी हम मोतियाबिंद के बारे में बात कर रहे होंगे। जैसा कि मोतियाबिंद के बारे में आपको पता है कि पूरे विश्व में काला मोतियाबिंद जो है वो दृष्टिहीनता का दूसरा सबसे प्रमुख कारण माना गया है। काला मोतियाबिंद का कारण जब एक बार आँखों की रोशनी चली जाती है तो उसे दोबारा पाया जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि उसको दोबारा से पाया नहीं जा सकता है। अगर काला मोतियाबिंद की पहचान प्रारंभिक चरणों में ही कर ली जाए तो जो दृष्टि की कमज़ोर पड़ने से रोका जा सकता है उसको, या कह लीजिए कि दृष्टि को अवरुद्ध होने से बचाया जा सकता है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? इसके लक्षण होते हैं कि दृष्टि की हानि, धुंधली दृष्टि, लगातार सिर दर्द होना, आँखों का लाल होना, आँखों में दर्द। और इसका कारण होता है आँखों में चोट लगना, अधिक उम्र, निकट दृष्टि दोष, या स्त्री पुरुष दोनों में लगभग पाए जाते हैं। जिसको डायबिटीज होती है उसमें ये जल्दी होता है ये रोग। उपचार इसका है कि इसको हो जाने पर इसको सही भी नहीं किया जा सकता है और इसका ऑपरेशन होता है। अगला हमारा टॉपिक है रंगहीनता या वर्णहीनता, या इसको कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। नेत्र के आइरिस में पिगमेंट अनुपस्थित होने के कारण एल्बिज्म होता है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों की जो चक्षु तीक्ष्णता होती है या नेत्र तीक्ष्णता होती है वो कमज़ोर हो जाती है तथा अपवर्तित कमियों के द्वारा ये उत्पन्न होती है। एल्बिज्म से ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो प्रकाश संवेदना उनमें अधिक होती है, इस कारण उन्हें थोड़ा रंगीन शीशा पहनने की सलाह भी दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मस्कुलर डिजनरेशन। रेटिना आँख का वह केंद्रीय भाग है जो पढ़ने जैसी सूक्ष्म कार्य के लिए केंद्रित होती है। इस दोष में व्यक्ति को रक्त संचरण नहीं होता है या रक्त का संचारण उसमें नहीं होता है। नेत्र की जो केंद्रीय दृष्टि होती है वो पास की नज़र की रंग की पहचान मस्कुलर द्वारा ही होती है। जब दोनों आँख का मस्कुलर काम नहीं करता है तब चीज़ों की जो आकृति होती है वो हमें टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के रूप में दिखाई देने लगती है। जैसे क्लरोसिस एंजियोग्राफी और एक्सलर ग्रिड टेस्ट के द्वारा इस रोग की पुष्टि की जाती है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये क्या है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में रेटिना धीरे धीरे कार्य करना बंद करने लगती है और नेत्र का जो चक्षु क्षेत्र होता है वो घटने लगता है तथा व्यक्ति में रेटिना का जो क्षय होने के कारण दृष्टिहीनता उत्पन्न हो जाती है। अगला है हमारा रोप दृष्टिपटल विकृति कुष्मांडता। 18 वर्ष की जो आयु से पहले जब कोई महिला गर्भवती बनती है तब भी विकलांगता से संबंधित समस्या उसमें हो सकती है और बच्चे को अंधापन की शिकायत भी हो सकती है। रोप से अभिप्राय यह है कि जब कोई महिला 18 वर्ष से कम आयु में गर्भ धारण करती है तो उस महिला में पूर्ण रूप में मैच्योरिटी का अभाव होने के कारण भ्रूण में उसके विकलांगता की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। आगे है रेटिनाल। इसमें आँख का पर्दा हटाना या कह लीजिए खिसकना, आँख का पर्दा हटना या खिसकना यह एक आपातकालीन स्थिति होती है जिसमें रेटिना की जो परत होती है वो अपनी ही जगह से दूर हो जाती है या खिसक जाती है। रेटिना सामान्य दृष्टि से यानी कि आँखों की जो रोशनी को बहाल रखने के लिए कॉर्निया और लेंस के साथ साथ आँख और मस्तिष्क के अन्य हिस्सों के साथ साथ मिलकर काम करता है। और जब रेटिना आँख के पीछे हिस्से से अलग हो जाती है तो यह रेटिना की टिश्यू को ब्लड को सप्लाई करने वाली नसों की जो परत होती है उससे ये अलग कर देता है। अगर इलाज नहीं किया जाता है तो यह अंधेपन का भी कारण बन सकती है व्यक्ति या बालक में। कारण इसमें क्या हो सकते हैं कि रेटिनल डिटैचमेंट के कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे आम कारण उम्र बढ़ना या आँख में चोट लगना होता है। इसका लक्षण होता है कि धुंधला दिखाई देना, आंशिक रूप से आँखों की रोशनी खो देना। नेक्स्ट जो रोग है या डिजीज है आँख का वो है रोहे या कुकरे।
ट्रैकोमा या जीवाणु संक्रमण है और आपकी आँखों को ये प्रभावित करता है। यह जीवाणु क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण भी होता है। ट्रैकोमा संक्रामण है और जो संक्रमित लोगों की आँखों, पलकों और नाक या गले के स्राव के संपर्क में आने से फैलता है। रुमाल जैसी संक्रमित वस्तुओं को छूने से भी ये फैलता है। सबसे पहले ट्रैकोमा से आपकी आँखों और पलकों में हल्की खुजली या जलन हो सकती है। इसके बाद पलकों में सूजन आना या आँखों में मवाद बहता हुआ दिखाई देना। ट्रैकोमा में अंधापन भी आ सकता है। तो इस तरीके के लक्षण उसमें पाए जाते हैं। और भी लक्षण इसके पाए जाते हैं, जैसे आँखों और पलकों में हल्की खुजली और जलन होना, पलकों में सूजन और आँखों की जो परत होती है वो भी लाल हो जाती है, आँख का दर्द होना, दृष्टि खोना। लेकिन यह रोग धीरे धीरे बढ़ता है और अधिक दर्दनाक और लक्षण जो इसके होते हैं ये वयस्क होने पर भी दिखाई देने लगते हैं। इसका कारण क्या होता है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति होना, चेहरे की सफाई न करना, भीड़ भाड़ वाली स्थिति में रहना या उम्र का ज़्यादा होना, उम्र का बहुत कम होना या मक्खियाँ जो होती हैं, संक्रमित मक्खियाँ, वो आँखों के पास आकर बैठ जाना। इसके उपचार क्या हैं? इसके उपचार हैं रोएं। रोग का जो इलाज होता है ये आमतौर पर कठिन नहीं होता है। इसके इलाज में सामान्यतया एंटीबायोटिक की एक खुराक दी जाती है। साथ में मरीज को स्वच्छ पानी की व्यवस्था व सफाई रखने की सलाह भी दी जाती है। यह ट्रैकोमा काफ़ी गंभीर स्टेज पर पहुंच गया है तो स्थिति का इलाज करने के लिए ऑपरेशन भी किया जाता है इसमें। अगला टॉपिक है हमारा ऑप्टिक एट्रोफी। इसे ड्राई ऑप्टिक नर्व सिस्टम के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह स्थिति नेत्र की तीक्ष्णता को स्पष्ट करने को कम कर देती है। इसके लक्षण हैं कि दर्द होना, एक आंख में दृष्टि की हानि होना, रंग दृष्टि का नुकसान होना, चमकती रोशनी। अब हम बात करेंगे 1.5 यूनिट की। अंधेपन की रोकथाम और आँखों की देखभाल कैसे की जाए, इसके बारे में हम इसमें विस्तार पूर्वक जानेंगे। धूम्रपान करने से शरीर में कई तरह से नुकसान पहुंचता है। धूम्रपान से न सिर्फ फेफड़ों को समस्या होती है बल्कि इससे आँखों की रोशनी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो व्यक्ति की आँखों की क्षमता धीरे धीरे इसमें कम होने लगती है। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी, लैटिन एंड जिंक जैसे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। ये सभी पोषक तत्व आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, मछली, घी, नट्स, बीन्स और दालों से प्राप्त होता है और इन सब चीज़ों को अपने भोजन में अधिक मात्रा में शामिल करना चाहिए जिससे हम आँखों की अच्छे से देखभाल कर सकें। अब यूवी रेडिएशन क्या है, इससे बचने के उपाय क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। जब भी घर से तेज़ धूप में कहीं जाना हो तो अपनी आँखों को ढकें क्योंकि सूर्य की जो किरणों में मौजूद हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, इससे आपकी आँखों को बुरा प्रभाव पड़ता है। लैपटॉप या फ़ोन ज़्यादा ना चलाएं। ज़्यादा समय तक लैपटॉप और फ़ोन की स्क्रीन को देखने से भी आँखों में दिक्कत होने लगती है। इसके साथ ही सिर दर्द, कई तमाम समस्या होने लगती है। अगर आप लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन या टीवी का उपयोग कर रहे हैं तो अपनी एंटी ग्लेयर स्क्रीन का चश्मा पहने या साथ ही साथ हर 2 आवर्स पर या 15-15 मिनट का ब्रेक लेते रहें। अब हम बात करेंगे क्लासरूम इम्प्लीकेशंस ऑफ आई केयर। क्लासरूम में कैसे हम इसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। यदि व्यक्ति को मोतियाबिंद है तो पहले यह देखेंगे कि व्यक्ति के नेत्र लेंस को किस भाग में है या फिर उसी अनुसार क्लास में उसको बिठाएंगे। यदि आँख में न्यूक्लियस कॉन्ट्रैक्ट है तो व्यक्ति को किसी एक किनारे पर आगे की सीट पर बैठाएंगे। यदि कॉर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट है तो बीच की पंक्ति में, यदि कैप्सुअल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे दिखाई नहीं देगा।
तो सबसे आगे उसे सीट पर बिठाएंगे। और यदि ग्लूकोमा है तो व्यक्ति की परिधि दृष्टि क्षेत्र कम होता है, जिससे व्यक्ति को बीच की पंक्ति में बिठाएंगे। जिसे ट्राइकोमा है उसे व्यक्ति को अन्य बच्चों से अलग सीट पर प्रबंध करना ठीक रहेगा, क्योंकि यह बीमारी दूसरे व्यक्तियों में फैलने की संभावना ज़्यादा रखती है। यदि थैलेमिया है तो उसे अधिक रोशनी वाले स्थान पर बैठाना चाहिए। तो ये था हमारा 1.5 तक, जो कि हमारा इसमें कह लीजिए 1 से लेकर हमने 1.5 तक 5 चैप्टर इसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया है। यूनिट फर्स्ट जो हमारा है सिलेबस के अनुसार हमने इसमें पूरा वीडियो पढ़ाया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को 1-2 बार रिवीजन कर लें, ताकि आपको कहीं भी कोई समस्या ना आए और आप इस पेपर को बेहतर ढंग से पढ़ के जाएं, ताकि आपको कहीं समस्या का सामना करना ना पड़े। साथ ही आई स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा इस पे फोकस किया गया है, तो आई स्ट्रक्चर को आप लोग बनाकर अभ्यास ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि कहीं आपको समझ में ना आ रहा हो या फिर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसको दोबारा से समझाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे, जो कि आपका रिवीजन क्लास के रूप में ही आपको वीडियो मिलेगा। तो आप लोग उसको रिवीजन करते रहिए, साथ में अपनी तैयारी बनाते रहिए, और आपका पेपर हो सकता है मई लास्ट या जून में हो जाए। तो आप अभी से तैयारी करेंगे तो पेपर अच्छा जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।